एक बार ये बता दीजिए खूब क्लियरली कि मेरी ऑडियो आप तक पहुंच रही है या नहीं। साउंड साउंड साउंड, चलो अब साउंड आ जाएगी। वो साउंड एक्चुअली गलती से मैंने ही ऑन नहीं किया था। साउंड आ जाएगी अब। एक बार कंफर्म कर देना कि साउंड आ गई, तब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून जी। आप लोगों का खूब सारा मैसेज आ रहा है, ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं। अब देखो मेरी ऑडियो मुझी तक पहुंच रही है ऐप में। ऑडियो आ गई। गुड 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 गुड। अब ऑडियो का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए चलिए। अब सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले बस एक गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस लेकर के 1 सेकंड के लिए आंखों को बंद करो और आज के इंटेंट को, आज के लक्ष्य को तय कर लो। आज हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम के पार्ट 2 को करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम, जैसा मैंने बताया था, एक बड़ा टॉपिक है। 3 पार्ट लगेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी अप्लाइड चीजें भी आएंगी जो कि सीधा सीधा आपको प्रीलिम में हेल्प करेगा। इकोसिस्टम का टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोर इकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आंखों को बंद करो और जस्ट सोचो कि आज इकोसिस्टम के काफी सारी चीजों को हमें जानना है। सबसे पहले हम लोग पैरासाइट्स की बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम प्रीडेटर तक पहुंचे थे, ठीक है ना। प्रीडेटर के बाद हम लोग पैरासाइट्स पर आएंगे, और उसके बाद हम अपघटन वाले हिस्से पे आएंगे और उन जीवों की बात करेंगे जो डिकम्पोजिशन को करते हैं। एक बार जब गहरी सांस लेकर अपने इंटेंट को, अपने लक्ष्य को जब सेट कर लो, तो हम लोग शुरू करते हैं पारिस्थितिक तंत्र 2 या इकोसिस्टम 2। ये पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट 2 है। 18 अप्रैल 2023 की क्लास में हम करने जा रहे हैं। 1:05 का समय हो गया है। अगले 1 घंटे और 25 मिनट में हम लोग अपने इस इंटेंट पर 100% फोकस रहेंगे। हमेशा की तरह आराम आराम से पढ़ाई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम के साथ नहीं, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को भी कम से कम एक समयबद्ध तरीके से अर्जित करना है। रेस नहीं लगानी, लेकिन फिर भी दिमाग में एक समय की सीमा जरूरी है। एक और छोटी सी बात, कि हमारे परीक्षा का जो सिलेबस है वो अपने आप में बड़ा है, और अगर हम सिलेबस और पूछे गए क्वेश्चंस के दायरे में भी रह करके काम करते हैं, तो भी बहुत काम करना है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली अगर मैं चाहूँ भी, और इस विषय को लेकर के अपने प्रेम की वजह से भी, अगर मैं चाहूँ भी कि आपकी उत्सुकताओं भरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, तो वो असंभव होगा। अदरवाइज हमारा कोर्स अनावश्यक खिंचता चला जाएगा, और उसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा एज अ टीचर कि अगर मैं समयबद्ध तरीके से बहुत बेहतरीन कवरेज आप लोगों को ना दे सकूं। तो आप लोग इसका बुरा बिल्कुल मत मानिएगा कि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको देखता रहूं, उस पर टीका टिप्पणी करता रहूं, तो वो आपकी क्लास को अपने दिशा से थोड़ा भटकाएगा। तो मैं मुद्दे पे रहूंगा। बीच बीच में समझाने के लिए हल्के फुल्के कुछ अगर प्रसंग आएंगे तो उसकी भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एकदम गंभीर शक्ल बना करके ही पढ़ाई करेंगे। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन विषय वस्तु से भटकाव नहीं रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास से एक लिंक तलाश लें। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे थे, जब हम कह रहे थे कि इकोसिस्टम के घटक क्या होते हैं। मैं बार बार पारिस्थितिक तंत्र इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। तो हमने शुरुआत की थी इकोसिस्टम्स के घटक के डिस्कशन के साथ, और हमने बात की थी कि सबसे पहले जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और प्राथमिक उत्पादक के बाद उपभोक्ता होते हैं, और उपभोक्ता के बाद
अपघटक होते हैं। इंग्लिश में इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहेंगे। ये चीजें आपने कल लिख रखी हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि हम लोग पहले कनेक्ट कर लें। ये हमारे कंज्यूमर्स हो गए और ये हमारे डिकम्पोजर्स हैं। सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को फिनिश करेंगे और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पर जाएंगे। हमने ये देखा था, प्राथमिक उत्पादक को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। फिर हमने देखा था कि उपभोक्ता में दो तरह के होते हैं। एक प्रीडेटर प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, प्रीडेटर मतलब शिकारी, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। प्रीडेटर की बात हमने कल कर ली थी कि बेसिकली प्रीडेटर जो होता है, एक या तो अपने शरीर के आकार में बड़ा, या फिर ज्यादा फुर्तीला, या फिर ज्यादा शक्तिशाली। इनमें से कोई एक चीज होता है। अपने शिकार के प्रति, शिकार की तुलना में या तो वो बड़ा होगा, शिकार के तुलना में या फिर वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, या फिर शिकार की तुलना में वो कहीं ज्यादा एक्टिव होगा। और इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा भी फैक्टर का वो इस्तेमाल करके वो अपने शिकार को जाकर के दबोच लेता है और वो अपने शिकार का फिर भक्षण करता है। हमने ये भी देखा था कि प्रीडेटर, अगर आप देखो तो दो तरह के प्रीडेटर हो सकते हैं। एक वो प्रीडेटर जिनका जो लक्ष्य है, जिनका जो टारगेट है वो एनिमल होते हैं, और ऐसे प्रीडेटर जिनका लक्ष्य प्लांट होते हैं। जो ऐसे प्रीडेटर होते हैं जिनका लक्ष्य एनिमल होता है, ऐसे केस में आप देखोगे कि प्रीडेटर के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने शिकार की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हों, ज्यादा बड़े हों, या ज्यादा फुर्तीले हों, या इन तीनों के किसी कॉम्बिनेशन, या तीनों के तीनों इनके अंदर पाए जा सकते हैं। यहाँ पे जरूरी ये होता है कि जो आपका शिकार है, जो आपको देख करके भाग रहा है, आप उसको पकड़ें, कैप्चर करें, और फिर आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक आपको वो अपना बायोमास खाने नहीं देगा। दूसरी तरफ जब हम प्लांट के प्रिडेशन की बात करें, और कल मैंने कहा था कि हाँ, प्लांट के भी संदर्भ में हम लोग प्रिडेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक गाय, बकरी या खरगोश किसी प्लांट की पत्तियों को खाता है, तो उसको भी हम प्रिडेशन ही कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़े से वक्त के लिए जो हमारा ग्रेजर है, जो चरने वाला एनिमल है, वो उन पौधों के पास जाता है जिनकी पत्तियों को खाना है, और थोड़े से वक्त के अपने इंटरैक्शन में वो काफी सारा बायोमास कंज्यूम कर लेता है, काफी सारा बायोमास खा लेता है, और यही प्रीडेटर की परिभाषा होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका लक्ष्य है वो भाग नहीं सकता एनिमल्स की तरह, इसलिए आपको अपने लक्ष्य को मारने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रीडेशन में जरूरी नहीं है हमेशा कि अपने लक्ष्य एनिमल को मार ही दिया जाए। अगर लक्ष्य आपका एनिमल है तो हाँ, मार देना होगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य एनिमल ना हो करके एक पौधा है, फिर भी प्रेडेटर शब्द का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर मारने की जरूरत नहीं है। तो प्रिडेशन की वजह से हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो प्रे है, जो लक्ष्य है, उसकी मौत ही हो जाए। ये हमेशा जरूरी नहीं होता, और ये आप देखते हैं ग्रेजर्स के बिहेवियर में। ये पॉइंट आई होप कि आप लोगों का क्लियर है। उसका एक छोटा सा चार्ट बनवा देते हैं, क्योंकि शायद कल ये चार्ट बना नहीं था। प्रीडेटर नहीं बताया था, तो हाँ, अभी ही तो वो चार्ट बना रहा हूं। और एक और चीज आप सब लोगों से निवेदन है कि जब आप क्लास की चैट में आपस में बात करने लगते हैं कि कोई इस शहर से है क्या, या एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो ये बिल्कुल वही बात हो जाती है जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल या कॉलेज में बैठे हैं और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और ये आपके लिए ना तो अच्छा है, ना आपकी अच्छी इमेज बन रही है। मैं आप लोगों से मिला तो नहीं हूं, लेकिन आपके क्लास की गंभीरता से आपकी एक इमेज बनती रहती है। तो प्लीज दो चीजों से आप बचें। जब बिल्कुल जरूरी प्रश्न हो जिसको समझे बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है,
वो प्रश्न आप चैट में पूछ लीजिए। हर 5-10 मिनट पर एक बार मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं उसका उत्तर कर चलूँ। वो ज़रूर पूछें, लेकिन कृपा करके उत्सुकता वाले प्रश्न न पूछें, क्योंकि उत्सुकताओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमारे सिलेबस, हमारी परीक्षा की डिमांड की एक सीमा है। और अगर हम उस सीमा के अंतर्गत भी रह कर के काम करें, तो भी बहुत ज़्यादा काम करना है, तो भी 1.5 साल की जर्नी तो कम से कम ये है। तो सीमा के बाहर जाना हमारे लिए और आपके लिए, किसी के लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरी बात ये कि चैट में टीचर के अलावा आप किसी और के लिए कोई संवाद ना लिखें। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हाँ, कोऑर्डिनेटर्स के लिए आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, तो सिर्फ टीचर के लिए आपके संवाद होने चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो प्रासंगिक हों, जो उस समय जो टॉपिक चल रही है। और वहाँ पर अगर कोई प्रश्न है, जो यूपीएससी के नज़रिए से प्रासंगिक नहीं है और क्लास के आगे के कॉन्सेप्ट को भी लेकर प्रासंगिक नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस को मैं उत्सुकता वाले प्रश्नों की श्रेणी में रखूंगा। और उत्सुकता वाले प्रश्नों को कई बार थोड़ा दिल पे पत्थर भी रखे, लेकिन मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है? तो इसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़ी माँग लेता हूँ कि ये होगा। और अगर क्लास में आपस में बातचीत करता हुआ मैं पाया, तो वो भी मैं टोक दूँगा। अभी तो नाम लेके नहीं टोक रहा हूँ, लेकिन जितने लोगों ने ऐसा किया है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं देखूँगा कि इधर-उधर की बात हो रही है, तो मैं टोक भी दूँगा, ताकि आप लोग कम से कम मेरी तरफ से एक सतर्क हो जाएँ। ठीक है? चलो। क्लास बफर हो रहा है, क्लास नहीं चल रहा है। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा ऐप है और मेरे हाथ में है, और मेरी क्लास बिल्कुल सुंदर स्मूथ तरीके से चल रही है। अगर आप देखो, नीचे आप लोगों का चैट भी चल रहा है और काफ़ी स्मूथ तरीके से मेरा चैट चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास इंटरनेट की बहुत अच्छी स्पीड है। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं ना, तो आप एक काम करिए कि 1 सेकंड के लिए आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लें, और अपना मोबाइल इंटरनेट का कनेक्शन एक बार देख लीजिए कि स्पीड तो सही आ रही है ना, आपके पास नेटवर्क तो अच्छा आ रहा है ना? तो अब हम लोग कई लोग थोड़े देर से जुड़े हैं, तो जल्दी से 1 मिनट का रिवीजन। आज की क्लास पारिस्थितिक तंत्र क्लास नंबर 2 है, 18 अप्रैल 2023 को। और हम लोगों ने कल इकोसिस्टम के घटक की बात की थी, और हमने ये देखा था कि इकोसिस्टम के जो जैव घटक हैं, अजैविक घटकों की हमने काफ़ी चर्चा कर ली थी, तो दोबारा उसकी चर्चा की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं करेक्ट कर देता हूँ कि इकोसिस्टम के जो जैव घटक हैं, दूसरे शब्दों में जिसको हम बायोटा कहते हैं, ठीक है ना? तो इकोसिस्टम के जो बायोटा हैं, उनको हम 3 श्रेणियों में रखते हैं। इस आधार पर रखते हैं कि इकोसिस्टम में पूरी की पूरी जो आहार श्रृंखला है, जिसमें ऊर्जा और ऊर्जा के साथ-साथ जैविक मास का जो फ्लो हो रहा है, उसमें उनकी भूमिका क्या है? तो जो प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, वो वास्तव में जैविक मास बनाते हैं। ये इन्हीं के प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का नतीजा है कि दुनिया में जितने इकोसिस्टम हैं, उन इकोसिस्टम में फूड और एनर्जी दोनों का फ्लो बना हुआ है। अदरवाइज बिना फोटोसिंथेसिस के मैटर और एनर्जी का फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में असंभव है। दूसरी तरफ खूब सारे एनिमल जो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, वो सब के सब किस पर आधारित होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर पर आधारित होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना फूड बनाने का कोई तरीका नहीं है। कंज्यूमर को हमने कैसे डिफाइन किया था? कंज्यूमर को हमने डिफाइन ऐसे किया था कि कंज्यूमर हम उन जीवों को कहते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे जीव के बायोमास पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं, शिकारी किस्म का कंज्यूमर, और दूसरा जिसको हम परजीवी कहते हैं, पैरासाइट किस्म का कंज्यूमर। जो शिकारी किस्म का कंज्यूमर होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, वो होता है शिकार के बायोमास को ग्रहण करना। शिकार के बायोमास को ग्रहण करने के लिए उसके पास थोड़े देर का इंटरैक्शन होता है,
और उस इंटरैक्शन में वो काफ़ी सारा अपने शिकार का बायोमास अपने फूड के तौर पे ग्रहण कर लेता है। जैसे कि शेर हिरन, लोमड़ी खरगोश। तो आप देखोगे कि थोड़े ही देर के लिए लोमड़ी और खरगोश का सामना होता है, शेर और हिरन का सामना होता है। दोनों ही केसेस में आप ये देखते हो कि लोमड़ी खरगोश को मार गिराती है, शेर हिरन को मार गिराता है और फिर हिरन के बायोमास को वो खा रहा होता है। जब हम एनिमल के प्रिडेशन की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि एनिमल को मार करके ही उसका बायोमास आप ले पाते हो। तो यहाँ पर जब भी आप एनिमल टू एनिमल प्रे प्रिडेशन का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा ही प्रिडेशन की वजह से जो टारगेट एनिमल है उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिडेशन का एक और आयाम है और प्रिडेशन का वो आयाम है हर्बीवोरी। हर्बीवोरी से मतलब है कि जब आपका प्रिडेशन लक्षित है एक पौधे की तरफ, जब आपके प्रिडेशन का टारगेट एक पौधा है, तो पौधा कहीं भाग नहीं सकता और आप पौधे के बायोमास को बिना पौधे को मारे आराम से ले सकते हो। तो जितने हर्बीवोरस एनिमल हैं, चाहे हम मनुष्य हों या गाय हों, बकरियां हों, हिरण हो, कोई भी हो, तो वो पत्ती, तना जो भी उनके मतलब की चीज है, वो आराम से खाते हैं और उसके लिए पौधे को मारने की जरूरत नहीं होती है। कई बार डैमेज इतना हो सकता है कि पौधा उसी वजह से मर जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन बायोमास लेने के लिए पौधे को मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रिडेशन की वजह से जो आपका टारगेट स्पीसीज है उसकी डेथ हो जाए। तो प्रिडेशन एक तरह का कंज्यूमर होता है और बड़ा कॉमन कंज्यूमर होता है जिसको हम प्रिडेशन कहते हैं। हम मनुष्य भी प्रिडेटर हैं, चाहे हम वेजिटेरियन ही क्यों ना हो पूरी तरह से, लेकिन हम प्रिडेटर हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो फल, सब्जी कुछ भी हम लेते हैं तो हम पौधे का बायोमास लेते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं गाय की तरह जाकर के चर तो नहीं लेता, जरूरी नहीं है। आप अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं फल को इकट्ठा करने के लिए, सब्जियों को लेने के लिए, फसल की कटाई के लिए, लेकिन लास्टली आप एक प्लांट के बायोमास को अपना फूड बना रहे हैं, तो आप भी प्रीडेटर हैं। हम में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं और हम लोग भी प्रीडेटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है कि शेर की तरह हम हिरन का पीछा नहीं कर रहे होते, हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब है, लेकिन लास्टली ये भी प्रिडेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिडेशन और तब हम आते हैं परजीविता पर। तो प्रिडेशन के केस में जो लक्षित प्रजाति है, लक्षित प्रजाति का मतलब क्या है? टारगेट स्पीसीज जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रे, मतलब कि शिकार। प्रे के स्पेलिंग पे गौर फरमाइएगा, PREY, नहीं, वो प्रार्थना वाला प्रे होता है। यहां पर PREY है, मतलब कि शिकार आप हैं तब आपको प्रे कहा जाएगा। और यहां पर प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो लक्षित स्पीसीज उसको कहते हैं जिसका बायोमास प्रीडेटर का हाथ बनता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रे का नाम देंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए, हम थोड़ा सा बोर्ड से अलग हट जाते हैं ताकि आप लोग को लिखने में परेशानी ना हो।
ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, हो गया सर, नाइस। चलो, तो अब हम आते हैं कि प्रे के दो प्रकार होते हैं। आज हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही, थोड़ी साफ सुथरी? पता नहीं, आज सुबह से देख रहा हूं मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लियर लिखने लग गया हूं आज। प्रे के दो प्रकार। पहला, एनिमल प्रे, जहां पे शिकार एक जंतु है, और दूसरा प्लांट प्रे। ठीक है, तो जब एनिमल प्रे होता है तो इनको खाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं जंतु भक्षिता। ठीक है, दूसरे शब्दों में कार्निवोरी। जब आपका शिकार एक एनिमल है तो आपके खाने के व्यवहार को हम कहेंगे जंतु भक्षिता या कार्निवोरी, और इनके खाने को हम कहेंगे पादप भक्षिता, जिसका मतलब होता है हर्बी वोरी। ठीक है, तो जंतु भक्षिता और पादप भक्षिता, और इनको खाने वाले को हम कहेंगे, यहाँ पे हम प्रीडेटर को कहेंगे कार्निवोर, और यहाँ पे हम कहेंगे हर्बीवोर। इसको प्रीडेटर को कहेंगे। और एक दो पॉइंट और आप लोग नोट कर लो इसके नीचे, पहले जंतु भक्षिता के नीचे ही आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्रकार के इस प्रकार की प्रक्रिया में इस प्रकार की प्रक्रिया में कहां लिख रहे हैं? कार्निवोरी के नीचे लिख रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया में प्रे की मृत्यु हो जाती है। और इधर आप क्या लिखेंगे? हर्बीवोरी में लिखेंगे इस प्रक्रिया में प्रे की मृत्यु आवश्यक नहीं है। इस प्रक्रिया में प्रे की मृत्यु आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलो, अब प्रेडेटर के गुण। पहला, प्रे से बड़ा एंड और इसके साथ साथ या इसके अथवा प्रे से अधिक शक्तिशाली, हमेशा नहीं होता,
जैसे एक बंदर पेड़ से एक फल खाता है, पेड़ बड़ा सा है, तो बंदर पेड़ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो पेड़ को धक्का देकर के कहीं सरका देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो बंदर पेड़ से अधिक शक्तिशाली नहीं है, बंदर पेड़ से बड़ा भी नहीं है। तो एंड और चल रहा है, और एक और एंड और है, पेड़ से अधिक एक्टिव या सक्रिय। तो यहां पे आप क्या देखते हैं कि बंदर की जो सक्रियता है वो पेड़ की तुलना में ज्यादा है। पेड़ कहीं मूव नहीं कर सकता, बंदर मूव कर सकता है। बंदर अपने हाथ को मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो पेड़ से फल को तोड़ के खा लेगा। तो प्रीडेटर के तीन गुण होते हैं, तीनों में से कोई एक होगा, या तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन होगा, या तीनों के तीनों होंगे। जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों हो सकते हैं। ठीक है, एक पूरी तरह से ग्रोन जो टाइगर होता है, पूरी तरह से बड़ा टाइगर जो होता है, वो हिरण की तुलना में बड़ा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है वगैरह। हिरण से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, और हिरण से तेज हिरण के पीछे वो दौड़ जाता है। ठीक है, तो प्रीडेटर के कुछ अपने गुण होते हैं, और हमेशा याद रखना कि प्रीडेशन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक प्रजाति का जीव अन्य प्रजाति के जीव को अपना आहार बनाता है। बनाता है जिसमें दो गुणों के साथ, मैंने दो चीजें हमेशा होगी। पहला, कि कम समयावधि का इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या? अंतर संबंध। तो इन दोनों के बीच कोई लंबा संबंध नहीं होता, इन दोनों के बीच बहुत कम समय का अंतर संबंध, अंतर क्रिया रहती है। कम समयावधि का इंटरैक्शन या कम समयावधि का अंतर संबंध। और जो दूसरा गुण रहेगा, वो दूसरा गुण होगा कम समय में ही बड़ी मात्रा में बायोमास का एनसीईआरटी कहती है बायोमास की हिंदी होती है जैव मात्रा। वैसे मैं ईमानदारी से बताऊं तो एनसीईआरटी की हिंदी वाले में ट्रांसलेशन की थोड़ी त्रुटियां हैं, लेकिन अभी खैर हम लोग उसकी भाषा पे नहीं जाते। तो कम समय में ही बड़ी मात्रा में बायोमास का, अरे मैं का लिखना चाह रहा हूँ ना, बायोमास का निष्कासन, कि कम ही समय में बड़ी मात्रा में आपने बायोमास उससे निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हम प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन जिसमें एक प्रजाति का जीव अन्य प्रजाति को अपना बायोमास बनाता है। ठीक है, अपना आहार बनाता है, सॉरी अपना बायोमास नहीं, अपना आहार बनाता है, जिसमें दो गुण होते हैं, कम समयावधि में इंटरैक्शन और कम ही समय में बड़ी मात्रा में बायोमास का निष्कासन। ये अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है
क्योंकि इसी के बेसिस पर आप प्रिडेशन और पैरासाइट के बीच आप डिफरेंस एस्टैब्लिश करेंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कम समयावधि का एक इंटरैक्शन होगा, अंतरक्रिया होगी, और इसी कम समयावधि के इंटरैक्शन में बड़ी मात्रा में बायोमास का निष्कासन होगा। और जरूरी नहीं है कि पूरी बायोमास खा ली जाए। कुछ केसेस में पूरी बायोमास खाई जा सकती है। कभी आपने मेंढक को कीड़ा खाते हुए देखा है, या छिपकली को कीड़ा खाते हुए आपने देखा है? क्या होता है, पूरे के पूरे कीड़े को खा लेता है। तो ये क्या हुआ, 100% बायोमास उसने आहार के रूप में ले लिया। लेकिन जब आप गाय को देखते हैं चरते हुए, तो क्या वो पूरे प्लांट को खा जाती है? बिल्कुल नहीं, उस प्लांट की पत्तियों को खाती है। उसके तने का कुछ हिस्सा छूट जाता है, उसकी पूरी की पूरी जड़ें रह जाती हैं। जब बंदर या कोई भी पक्षी किसी फल को खाते हैं, तो क्या पूरे पेड़ को खा जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बस पेड़ के एक छोटे से हिस्से को अपना आहार बनाते हैं। तो जो जैव मात्रा है, जो बायोमास है, उसका निष्कासन 100% भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में ये 100% से कम रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि कम ही समय में बड़ी मात्रा में बायोमास का निष्कासन में ये पॉइंट लिखना जरूरी है। और यही वो बारीक चीजें हैं जो एक अच्छे वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट को अन्य कैंडिडेट से अलग करती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स में 100% भक्षण रहेगा। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स में 100% भक्षण रहेगा। रोहन कह रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर, हिंदी में पढ़ाएं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं रोहन की तरह जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और जिनको ये लग रहा है कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूं? जरा ये भी बता दें। रोहन कुछ भी लिख देते हो। ये देखो तो यहां पे कितनी इंग्लिश है, बोर्ड पे देख लो। तुम ही बताओ। और ऐसी ऐसी चीजों को लिख करके क्लास में कुछ और बात चल रही है, कुछ और एजेंडे पे ले जाओगे आप। और क्या तो यूपीएससी की तैयारी हो रही है। मतलब कितनी इंग्लिश यहां पे दिख रही है तुम्हें, कितनी इंग्लिश यहां दिख रही है। क्या प्रे को मैंने पीछे नहीं डिफाइन किया है? कौन सा ऐसा टेक्निकल वर्ड है भाई जिसको कि मैंने हिंदी में नहीं डिफाइन किया है? ये देखो, लक्षित प्रजाति क्या लिखा, प्रे, प्रे का क्या लिखा, शिकार। देखो, एक बात होती है जिसको हम कहते हैं तथ्य विहीन, वैसी बातें ना करो। ठीक है, और मेरी बात जो है ना, अगर आपने 9वीं 10वीं की किताब भी नहीं पढ़ी है तो भी मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मैसेजेस को रोको, नहीं तो फिर पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं, और ऐसे ही रोज की क्लास जो है ना, हम लोग इस तरह के टीका टिप्पणी में रह जाएंगे। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मतलब मुझे भी ना क्लास के इंटरेस्ट में चीजों को इग्नोर करना पड़ जाएगा। सही बता रहा हूं मैं। आप मुझे इस लेवल पे ना लाओ कि मैं आप लोगों के मैसेजेस को इग्नोर कर दूं। तो थोड़ी जिम्मेदारी के साथ, मतलब कीपैड हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, तो कुछ भी मत लिख करके भेज दो, कुछ भी मत लिख करके भेज दो। तो कुछ एग्जाम्पल में 100% भक्षण होता है, कुछ एग्जाम्पल में, लेकिन कुछ ही में। ठीक है, अधिकांश मामलों में, अधिकांश उदाहरणों में आंशिक भक्षण रहता है। अपने इर्द गिर्द देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हम भी हैं तो किसी भी पौधे को पूरा का पूरा नहीं खा लेते हैं। पौधे के कुछ हिस्सों में ही हमारी दिलचस्पी होती है, और वही पार्ट हम भी खाते हैं।
गाय भी है तो पत्तियों को चरती है, बंदर भी है तो फल को ही खाता है। शेर भी जब हिरण को मारता है तो पूरे के पूरे हिरण को नहीं खा जाता। ठीक है, जब शेर का पूरा परिवार नीचे उतर आता है एक शिकार हुए हिरण को खाने के लिए, फिर भी पूरा का पूरा हिरण नहीं खाते। जब शेर खा पी करके चले जाते हैं, उसके बाद गिद्धों की मंडली आती है और उनके लिए भी हिरण के उस मृत शरीर में कुछ बचा हुआ है। तो अधिकांश परिस्थितियों में आंशिक भक्षण होता है। पूर्ण भक्षण का एग्जाम्पल दे दिया। जब आप छिपकली को देखते हो अ, या कीड़ा खाते हुए, मेंढक को देखते हो कीड़ा खाते हुए, सांप को देखते हो मेंढक को खाते हुए, बिल्ली को देखते हो चूहे को खाते हुए, छोटे चूहे को, तो आप समझ जाओगे कि वो जो एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर पूरा का पूरा भक्षण भी संभव है, बट बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। तो अब प्रीडेशन की बात यहीं पे समाप्त हो गई। प्रीडेशन में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपको नहीं पता है। और अब हम आते हैं परजीविता पर। और परजीविता के पहले एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को मैं साइड नोट के रूप में ले रहा हूं। साइड नोट में एक बच्चे ने पूछा था कि सर, जब हम बात करते हैं सहजीविता की, तो सहजीविता में भी तो लंबे समयावधि तक दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, तो ये परजीविता से अलग कैसे हुआ? तो परजीविता से सहजीविता इस तरह से अलग है कि सहजीविता में हम ये बात नहीं करते कि आप किसी दूसरे स्पीसीज का भक्षण कर रहे हैं। सहजीविता का जो पुराना वाला और जो ज्यादा पॉपुलर मीनिंग है, उसका यही मीनिंग है कि सहजीविता में दो प्रजातियों के जीव परस्पर लंबे संबंध में रहते हैं और इस अंतर संबंध में दोनों को लाभ पहुंचता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा जब राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पादपों के कुछ पौधों के रूट के साथ एसोसिएट होते हैं और उन पौधों के रूट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। अभी मैं वो सब नहीं लिख पा रहा, उसका भी मौका आएगा और वहां पर हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी वो बात नहीं होगी। अब हम लोग आ जाते हैं परजीविता की। ये तो साइड नोट था, क्योंकि आपने पूछा तो मैंने बता दिया। परजीविता, परजीविता को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। इंग्लिश के शब्द भी लिखते रहिएगा। ये टर्म्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी जरूरी है। तो परजीविता का मतलब होता है पैरासाइटिज्म। और सबसे पहले हम बात कर लें परजीवी कि परजीवी किस एनिमल को हम किस ऑर्गेनिज्म को हम परजीवी का नाम देते हैं। ठीक है, एक मिनट। परजीवी, परजीवी को हम पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट हम किसी ऐसी प्रजाति को कहते हैं जो किसी अन्य प्रजाति के साथ लंबे समय तक काफी घनिष्ठ संबंध में रहता है। घनिष्ठ का मतलब बॉडी के अंदर किसी खास जगह पे बैठा रहेगा या बॉडी के ऊपर किसी खास जगह पे बैठा रहेगा, अटैच रहेगा, और इस पोजीशन से वो दूसरी प्रजाति के बायोमास से छोटा छोटा हिस्सा लेता रहेगा और वही उसका फूड है, वही उसका आहार है। उसको हम परजीवी कहते हैं। एक एग्जाम्पल लो और आप इसको समझोगे। जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया के बैक्टीरिया को लो, तो न्यूमोनिया का बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में आता है तो न्यूमोनिया का बैक्टीरिया आपके लंग में चला जाता है और लंग में जाकर के सेटल हो जाता है। तो कितना इंटीमेट एसोसिएशन है, आपके सांस से अंदर गया, सांस की नली में धीरे धीरे नीचे वो बढ़ता 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 आपके लंग में चला गया और लंग में जाकर के वो लंग के टिश्यू के साथ एसोसिएट हो जाता है और लंग के टिश्यू के साथ एसोसिएट होकर के वहां वो लंग के टिश्यू से अपना आहार ग्रहण कर रहा होता है और धीरे धीरे आपके लंग को डैमेज कर रहा होता है। इसी तरह से कई और भी बैक्टीरिया हैं जो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अपना घर बना लेते हैं और अपने आप का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के टिश्यू से वो लेते रहते हैं। कई
फंजाई, जिनको हम कवक कहते हैं, कई फंजाई का भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही है। वो परजीवी होते हैं। पौधों में सबसे ज्यादा बीमारी फंजाई की वजह से होती है, और ज्यादातर फंजाई जो पौधों को बीमार बनाते हैं, ज्यादातर फंजाई वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो परजीवी की जो पहली पहचान होती है कि किसी अन्य प्रजाति के साथ, किसी अन्य प्रजाति के जीव के साथ दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय का, ठीक है, के साथ दीर्घकालिक, घनिष्ठ, मतलब इंटीमेट प्रवास, आप उसी के बॉडी में, उसी के बॉडी के साथ आप अटैच रहते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटीमेट एसोसिएशन, पहला किसी भी परजीवी का गुण है। और जो दूसरा गुण है वो है छोटी मात्रा में निरंतर रूप से। अन्य प्रजाति के बायोमास, जैव मात्रा, जैव मात्रा का आहार के रूप में निष्कासन। अब ये दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ लो और पैरासाइट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सो छोटी मात्रा में लेकिन निरंतर रूप से बायोमास का आहार के रूप में निष्कासन। तो दोनों ही केस में बायोमास का आहार के रूप में निष्कासन तो होता है, लेकिन यहां पर छोटी मात्रा में निरंतरता के साथ निष्कासन होता है। और इसके लिए जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इंटीमेट एसोसिएशन में आप हैं। और प्रेडेटर के लिए कोई लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं, क्योंकि वो कम ही समय में बड़ी मात्रा में बायोमास का निष्कासन कर लेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी मैं लिखवाता चला जाऊंगा, और अप्लाइड टॉपिक्स में मेरे अपने नोट्स हैं जो मैं आपको देता चला जाऊंगा। फंडामेंटल टॉपिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मेरी क्लास के साथ, ठीक है। तो नोट्स को लेकर के स्पष्ट हो जाएं कि बेसिक टॉपिक जो हैं, जो अगले 2-3 दिन चलेंगी, तो बेसिक टॉपिक में एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 चैप्टर आपके लिए काफी हैं, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम से क्वेश्चन आएंगे। जो अप्लाइड टॉपिक हैं, अप्लाइड टॉपिक में मेरे अपने नोट्स होंगे जो क्लास के पहले दे दूंगा, सो दैट कि आप एक बार उसको देख लेंगे, और क्लास में जब आप बैठेंगे मेरे साथ तो चीजों को काफी तेजी से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब परजीविता, परजीवी क्लियर हो गया, और किसी अन्य प्रजाति के जीव के साथ दीर्घकालिक घनिष्ठ प्रवास, और छोटी मात्रा में निरंतर रूप से अन्य प्रजाति से बायोमास का निष्कासन। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? मानव शरीर पर आश्रित रोग कारक प्रोटोजोआ, कवक,
जीवाणु, कृमि, कृमि का मतलब होता है वर्म, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, कवक का मतलब होता है फंजाई, और प्रोटोजोआ तो इंग्लिश वर्ड ही है। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। पादपों के रोग कारक जीवाणु, कवक इत्यादि। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए। अभी कुछ और टर्म्स आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं बायोट्रॉफ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बायोट्रॉफ। परजीविता और परजीवी में क्या अंतर है? परजीवी एक जीव को कहते हैं और उसके व्यवहार को, उसके एक्टिविटी को परजीविता कहते हैं। तो परजीविता जो है एक प्रकार का आहार व्यवहार है, और परजीवी एक प्रकार का जीव है जो परजीविता दर्शाएगा। तो परजीविता दर्शाने वाले जीव को आप परजीवी कहते हो। ये आपने लिख लिया होगा, ज्यादा कुछ मैंने लिखा ही नहीं था। तो अब आगे चलते हैं। दो प्रकार के परजीवी। पहला, जिसको हम कहते हैं बायोट्रॉफ। बायोट्रॉफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीवित जीवित प्राणी पर ही परजीवी होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है, बताता हूं। अभी क्वेश्चन मत पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, और दूसरा जिसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोब, जो जीवित प्राणी पर आश्रित है, साथ ही साथ उसके मृत्यु के बाद मृत शरीर से भी आहार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जो बायोट्रॉफ होता है ना, बायोट्रॉफ सिर्फ और सिर्फ एक जीवित प्राणी पर ही अपनी परजीविता दर्शाएगा। जब उसका जो जीवित टारगेट है, जिसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम होस्ट कहते हैं, जब होस्ट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो जीवित टारगेट है जिसको हम होस्ट कहते हैं, जब होस्ट की मृत्यु हो जाती है तो परजीवी भी अब मर जाता है, और परजीवी के अंडे, परजीवी के स्पोर जो होंगे, उनसे अब परजीवी के नए जनरेशन की उत्पत्ति होगी। लेकिन वो जो परजीवी था, जो किसी होस्ट पर आश्रित था, वो परजीवी अब नहीं रहा, और वो परजीवी अब जो है सिर्फ और सिर्फ
वो उस परजीवी का नेचर ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जीवित प्राणी के जीवन काल में ही उससे अपना आहार ग्रहण कर सकता है। दूसरी तरफ जो फैकल्टेटिव सैप्रोब होते हैं, वो जीवित प्राणी पर उसके जीवन काल में तो आश्रित होते हैं, साथ ही साथ उसके मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर से भी आहार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब उनका होस्ट मर गया, उसके बाद भी वो होस्ट के बॉडी पर आश्रित रहते हैं और उसके डेड बॉडी से अपना फूड ग्रहण कर सकते हैं। तो ये होता है फैकल्टेटिव सैप्रोब। ठीक है, तो अब आप ये दोनों को लिख लीजिए, ये टर्म्स हैं। बायोट्रॉफ जो सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणी पर आश्रित है, और फैकल्टेटिव सैप्रोब जो जीवित प्राणी पर आश्रित होने के साथ साथ वो उसके मृत शरीर पर भी आश्रित हो सकता है और वहां से भी वो अपना फूड ग्रहण कर सकता है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। वेरी नाइस। तो एक लास्ट पॉइंट, परजीवी का लक्षित प्राणी क्या कहलाएगा? परजीवी का लक्षित प्राणी को हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, परजीवी के लक्षित प्राणी को आप होस्ट कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो परजीवी को शरण देता है। ठीक है, तो परजीवी को शरण देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट जो है वो परजीवी को शरण देता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि परजीवित का लक्षित प्राणी होता है होस्ट, और होस्ट परजीवी को शरण देता है और परजीवी के आहार का स्रोत भी होता है। हो गई बात। अब बस परजीविता पर इतना ही, इससे ज्यादा परजीविता पे कुछ भी करेंगे तो वो यूपीएससी के दायरे से बाहर की ही चीज होगी। अब काम की चीज होगी नहीं यहाँ पे। अब आगे चलिए, और अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं अपघटन। और अपघटन कर पाने वाले आप जीवों को आप कहेंगे अपघटक। और अपघटन में कई तरह की प्रक्रियाएं एक साथ भी चलती हैं और कई बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से भी चलती हैं। एक साथ चलती हैं मतलब कि एक ही मैटर है, उसके कुछ हिस्से पर अपघटन की एक प्रक्रिया चल रही होगी, उसी के दूसरे हिस्से पे अपघटन की दूसरी प्रक्रिया भी चल रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो मैटर बना, जो मैटर रिलीज हुआ, वो मैटर अब दूसरे तरह के अपघटन के लिए आगे बढ़ती है और दूसरे तरह का डिकम्पोजिशन उसमें होने लगता है। तो कई बार सीक्वेंशियल होता है और कई बार क्या होता है, कई बार पैरेलल होता है। अब देखते हैं कि अपघटन का मतलब क्या होता है। अपघटन की जो शुरुआत होती है, ठीक है, अपघटन की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है उस मटेरियल से जिसको हम डिट्राइटस कहते हैं। गौर कीजिएगा, अब काफी सारे टर्म आने वाले हैं, तो जिसको हम डिट्राइटस कहते हैं। अभी चैट को विराम दीजिए, मैं भी अभी थोड़ा समझाने के मोड में हूं, तो आपके चैट को अभी मैं देख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो अब हम आते हैं। अच्छा, एक क्वेरी है, सर आपने सहजीविता पर नहीं लिखवाया। सहजीविता पर इसलिए नहीं लिखवाया कि उसका प्रसंग कहीं और आता है, तो इसलिए सहजीविता पर लिखवाना अभी जरूरी नहीं था। ठीक है, वायरस भी पैरासाइट होते हैं, हाँ वायरस भी पैरासाइट होते हैं, लेकिन वायरस भोजन लेने के लिए पैरासाइट नहीं होते। वायरस सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं और अब हम देखते हैं कि अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, और अपघटन करने वाले जीवों को हम अपघटक कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप में से एक व्यक्ति ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने अपघटन की जगह अपघटक लिख दिया। नहीं, जब हम जीवों की बात करते हैं
तो हम वास्तव में अपघटक ही कहेंगे। जब आप जीवों की बात करोगे तो वास्तव में आप अपघटक ही कहोगे, लेकिन जब आप बात करते हैं प्रक्रिया की, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन। अपघटन का मतलब ये होता है कि जो डेड और वेस्ट मैटर होता है, गौर से सुनते जाना, ठीक है, सुन लोगे तो समझ लोगे, और फिर मैं लिखवा दूंगा। तो अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो डेड एंड वेस्ट मैटर है, जिसको हम हिंदी में अपरद कहते हैं या डिट्राइटस कहते हैं, तो डेड एंड वेस्ट मैटर जो अपरद है, उसकी ब्रेकडाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल फॉर्म से सिंपलर फॉर्म। तो जब वो जटिल से सिंपल हो रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को हम अपघटन की प्रक्रिया का नाम देते हैं। और अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में आप ये पाएंगे अपघटन में कि अपघटन में कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एक बड़ा अपरद है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस अपरद को डायरेक्टली खा सकते हैं, केंचुए फॉर एग्जाम्पल। तो उसको हम कहते हैं अपरदाहारी, कि वो अपरद को खा लेते हैं, और उससे जो अपरद की जो बड़ी मांस होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। तो एक बिहेवियर तो यही हो गया। दूसरा है कि अपरद के जो छोटे टुकड़े हो चुके हैं, उनको अब हम अपचय की प्रक्रिया से, अपचय का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने को हम अपचय कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया प्रोटीन, और सिंपल मॉलिक्यूल हो गया अमीनो एसिड। तो जब प्रोटीन को आप अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे कि अब अपचय की प्रक्रिया हो रही है। कई बार क्या होता है कि अपरद छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटने के बाद कुछ सूक्ष्म जीव उस पे एक्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट को वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। और छोटे छोटे कण, उन कणों में बहुत ज्यादा नमी होती है, ठीक है, उन कणों में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये कण जो हैं सॉइल में एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों को हम क्या कहेंगे, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस से सॉइल की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनका फॉर्मेशन भी अपघटन की प्रक्रिया में शामिल है। तो यहां पर क्या होता है कि जो बड़े ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर और काफी ज्यादा नमी वाले कणों में वो तब्दील हो जाते हैं, और इसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, मतलब ह्यूमस बनने की प्रक्रिया, ठीक है। इसको आप हिंदी में कहेंगे ह्यूमीकरण या ह्यूमी भवन, कि आप ह्यूमी बन गए, ह्यूमस बन गए, ठीक है। तो ये एक और प्रक्रिया है। और लास्ट की जो प्रक्रिया है वो है खनिजकरण। खनिजकरण का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके आप इनऑर्गेनिक मैटर बना दो। अमीनो एसिड में कार्बन, कार्बनिक एसिड और अमीनो ग्रुप सब होते हैं। तो बेसिकली अमीनो एसिड एक कार्बनिक रसायन है। लेकिन जब अमीनो एसिड को ब्रेक करके आप उसमें से अमोनिया बना देते हो NH3, तो वो क्या हो गया, खनिजीकरण हो गया, क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक न रह करके इनऑर्गेनिक बन गया। तो इतने प्रकार के अपघटकीय प्रोसेस होते हैं, और अलग अलग अपघटकीय प्रोसेस के लिए अलग अलग अपघटक स्पीसीज होती हैं। वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आइए लिखवा दीजिए। अरे बिल्कुल ही लिखवाएंगे। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि अब तक क्या कंज्यूमर ही करा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये देखो, अगर हम थोड़ा सा यहाँ जाएं पीछे आज की क्लास की शुरुआत में, तो ये देखो, हमने कंज्यूमर में प्रीडेटर किया, पैरासाइट किया। अब हम आए हैं तीसरे पे, जिसको हम कह रहे हैं डिकम्पोजर, है ना। तो अब आ जाओ।
decomposition and decomposers। मेरे साथ अब आप लिखते रहिए, चार्ट बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं हम लोग। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक, मतलब जो जीव अपघटन करते हैं, और इसका मतलब होता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है जटिल जैव अपशिष्ट तथा मृत पदार्थों का सरल रूपों में विखंडन या परिवर्तन। कईयों में तो सिर्फ विखंडन हो जाता है, कईयों में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन ज्यादा कॉमन होता है, विखंडन थोड़ा कम ही होता है। अपघटक बेसिकली अपघटन कर पाने वाले जीव। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अपघटक। ठीक है, इसमें सामान्य तौर पर जीवाणु, कई सारे लेकिन सारे नहीं, कवक, फिर केंचुए, कुछ अन्य सूक्ष्म जीव। जो अपघटक जो अपघटन कर सकते हैं उनको हम अपघटन कहते हैं। ठीक है, जरा एक बार मैसेज देख लें। पैरासाइट सेकेंडरी कंज्यूमर है। पैरासाइट अक्सर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, पैरासाइट प्लांट पे भी लग जाता है, और अगर प्लांट पे लग गया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है ना? ये अच्छा सवाल था प्रियंका। कोशिश रहेगी कि जितने रेलिवेंट क्वेश्चन हो उनका जवाब हम दे दें। इन्फेक्शन होना क्या होता है? जब कोई भी परजीवी किसी अन्य प्रजाति के शरीर के साथ इस प्रकार से एसोसिएट हो जाए, इस प्रकार से जुड़ जाए, जिसके बाद वो वहां से फूड प्राप्त कर सकता है, जहां से अपना आहार प्राप्त कर सकता है, तो उस लेवल तक एसोसिएट होने की प्रक्रिया को हम इन्फेक्शन कहते हैं। कई बार प्रयास होता है लेकिन वो इन्फेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, मतलब कि वो पैरासाइट उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिसके बाद वो अपने आहार को ग्रहण कर पाता। तो ये फर्क होता है इन्फेक्शन होने में और नहीं होने में। स्कैवेंजर क्या है, अनुष्का चंद्रा? स्कैवेंजर उन जीवों को कहते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम में पड़े वेस्ट मटेरियल को क्लीन कर देते हैं, उनको स्कैवेंजर कहते हैं। आप पूछोगे कि क्या डिकम्पोजर स्कैवेंजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप पूछोगे कि अच्छा गिद्ध स्कैवेंजर होते हैं? गिद्ध स्कैवेंजर होते हैं लेकिन डिकम्पोजर नहीं होते। वो डेड एनिमल की का मांस खाते हैं लेकिन वो डिकम्पोज नहीं करते। ठीक है, तो स्कैवेंजर जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में पड़े हुए डेड मैटर को
अगर वो साफ कर दे तो उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। गायत्री कह रही है सर आप लिखवाते बहुत हैं, जिस दिन आप एग्जाम लिखिएगा उस दिन आपको इसका फायदा समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग कौन सी कम्युनिटी से हैं, शेयर या क्लाइमैक्स? देखो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, अब हम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा सोसाइटल, साइंटिफिक और इस तरह के डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं कि अब हमको इकोलॉजी के दायरे में बांध पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ दो, तो जितना हमने अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल किया है, टेम्परेचर में, एयर की क्वालिटी में, लाइट के संदर्भ में, अपने लिए आश्रय बनाने के संदर्भ में, अपने लिए फूड को सिक्योर करने के संदर्भ में, पता नहीं कितने तरीकों से, उतना तो किसी स्पीसीज ने नहीं किया है। और उतना डेवलपमेंट के लिए हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी इनोवेशन लगानी पड़ी। तो आप ये समझ लो कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने पूरे वातावरण को इतना कंट्रोल कर लिया है कि हमें अब इकोलॉजिकल एनालिसिस के दायरे में बांधना असंभव है। इसलिए हमारी कम्युनिटी जो है, एक तरफ बदल भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो हम लोग बहुत स्थिर भी हैं। पैरासाइट सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो तो जवाब दे ही दिया। चलो, अच्छा आप लोग जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जितने रेलेवेंट एग्जाम्पल हैं मैं वो ऑलरेडी दे रहा हूं, लेकिन हर चीज में जो एग्जाम्पल हैं, जहां तक रेलेवेंट है वो देना अच्छा होता है। अदरवाइज जबरदस्ती की वो एग्जाम्पल और जबरदस्ती की कहानी से आपका जो कोर्स है वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलो, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अपघटकीय प्रोसेस क्या क्या होते हैं। अपघटकीय प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले मैं उस शब्द को डिफाइन कर दूं, डिट्राइटस। इसका मतलब होता है अपरद। वेस्ट तथा डेड जैव पदार्थ, पहला। और दूसरा, घटन का रॉ मटेरियल। और अब थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा लिया जाए, ठीक है ना? तो डेट्राइटिस का मतलब हो गया, और अगर आप डेट्राइटिस को खाते हैं तो आप डेट्री बोरी कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला तो ये हो गया। जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अपचय। अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। सबको एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा, और वैसे एग्जाम्पल के साथ जो एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि बगैर उसके एग्जाम्पल देने में कोई मजा नहीं है, ठीक है? उन एग्जाम्पल्स की बात की जाए ना जो एग्जाम में आते हैं, तो दैट विल बी बेटर। तीसरा जो होता है वो रहेगा ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस निर्माण। और चौथा रहेगा खनिजीकरण, जिसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन।
ठीक है। तो ये 4 तरीके के डिकम्पोजिशन के प्रोसेस होते हैं। ये प्रक्रियाएं कई बार एक साथ चल रही होती हैं। ये प्रक्रियाएं कई बार एक के बाद एक चलती हैं। जरा इनको अब आप लिख लीजिए और एग्जाम्पल भी मैं बोलता चलूंगा। अब मैं लिखूं, आप कॉपी करें तो उससे आसान रहेगा कि मैं बोल रहा हूं, आप लिख लें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी अपरदाहारिता की। तो यहां पे लिखिए अपरद पदार्थों अपरद पदार्थों का प्रत्यक्ष अपरद पदार्थों का प्रत्यक्ष भक्षण। अपरद पदार्थों का प्रत्यक्ष भक्षण, जिसके बाद ये पदार्थ छोटे आकार के जिसके बाद ये पदार्थ छोटे आकार के कणों में टूट जाते हैं। सामान्यतः सामान्यतः अपघटन की यह पहली प्रक्रिया होती है। सामान्यतः अपघटन की यह पहली प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? अर्थवर्म, केंचुए। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है किसानों का मित्र, क्योंकि सॉइल में जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं उनको ये तोड़ तोड़ करके छोटा कर देते, कुछ खा जाते हैं, कुछ रहता है। अब छोटा कर देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन आसान हो जाता है, और डिकम्पोजिशन होगी तो सॉइल में फिर पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। तो डिकम्पोजिशन का वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है। अब हम आ जाते हैं कैटाबॉलिज्म पर। जटिल कार्बनिक रसायनों जटिल कार्बनिक रसायनों का अकार्बनिक रूप में अपघटन, नहीं, माफ कीजिएगा, जटिल कार्बनिक रसायनों का सरल कार्बनिक रसायनों के रूप में अपघटन। रिपीट किए देता हूं क्योंकि पहली बार स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जटिल कार्बनिक रसायनों का सरल कार्बनिक रसायनों के रूप में अपघटन। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, देख लीजिए। जैसे प्रोटीन से अमीनो अम्ल बने, ठीक है। सेलुलोज से सेलुलोज से अलग अलग शुगर बनी। तो ये होता है कैटाबॉलिज्म अपचय। तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल सेलुलोज से शर्करा बनने की प्रक्रिया कहलाएगी क्या? ये प्रक्रिया कहलाएगी अपचय। ठीक है। और ये किस तरह के जीव करेंगे? तो ये करेंगे कुछ कवक एवं जीवाणु। इन कवकों और जीवाणुओं की यह पहचान है कि ये ऑक्सीजन आश्रित इन कवकों और जीवाणुओं की यह पहचान है कि ये ऑक्सीजन आश्रित अपघटन करते हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जीवाणु भी आएंगे जो अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कोई उनकी डिमांड नहीं होती।
ठीक है, तो ये जो कवक और जीवाणु हैं, ये करते हैं ऑक्सीजन आश्रित अपघटन के लिए सक्षम। ठीक है, तो ये हो गई अपचय की प्रक्रिया। ह्यूमस, ह्यूमस का निर्माण, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ह्यूमस का निर्माण। अब आगे लिखिए आप। जटिल कार्बनिक रसायन, जटिल कार्बनिक रसायन छोटे छोटे कार्बनिक पोषक पदार्थों से, जटिल कार्बनिक रसायन छोटे छोटे कार्बनिक रसायनों से प्रचुर कणों का निर्माण कर सकते हैं, प्रचुर कणों का निर्माण कर सकते हैं। ये कण गहरे रंग के होते हैं, प्रचुर कणों का निर्माण कर सकते हैं। ये कण गहरे रंग के होते हैं, इनमें नमी की मात्रा काफी होती है, इनमें नमी की मात्रा काफी होती है। और इस अवस्था के बाद और इस अवस्था के बाद इनके अपघटन की दर, इस अवस्था के बाद इनके अपघटन की दर काफी धीमी होती है। इस अवस्था के बाद इनके अपघटन की दर काफी धीमी होती है। इन सूक्ष्म कणों के कारण, इन सूक्ष्म कणों के कारण इन सूक्ष्म कणों के कारण मृदा की उर्वरता, इन सूक्ष्म कणों के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है और इनका और इनका काफी मंद गति से आगे अपघटन होता है। इनका काफी मंद गति से आगे अपघटन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमस। ह्यूमस किसको कहते हैं? तो ये पूरी कहानी हो गई ह्यूमस की। ठीक है, अब आगे लिखिए। ह्यूमस के निर्माण में तीन मुख्य, ह्यूमस के निर्माण में तीन मुख्य जीवों की भूमिका होती है। तीन मुख्य जीवों की भूमिका होती है। नंबर वन, कवक। नंबर टू, केंचुए। नंबर थ्री, कुछ जीवाणु। ठीक है, तीन प्रकार के जीवों की भूमिका होती है। नंबर वन, कवक, केंचुए और तीसरा कुछ जीवाणु।
कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए। लास्ट पॉइंट में एक छोटे से करेक्शन की जरूरत है। कर देते हैं। खनिजीकरण, जहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो खनिजीकरण। ठीक है, चलो अब हम आते हैं खनिजीकरण पे। खनिजीकरण की क्या एक्सप्लेनेशन है? सिंपल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है? खनिजीकरण का एक्सप्लेनेशन ये है कि खनिजीकरण की प्रक्रिया में कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये कौन करेंगे? ऐसे जीवाणु और ऐसे कवक, खास तौर पे जीवाणु जिनमें ऑक्सीजन आश्रित अपघटन की आवश्यकता नहीं होती, वो बगैर ऑक्सीजन के भी अपघटन कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा, खनिजीकरण कार्बनिक रसायनों को कार्बनिक रसायनों को अकार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक रसायनों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया खनिजीकरण कहलाती है। कार्बनिक रसायनों को अकार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करने की क्रिया खनिजीकरण कहलाती है। ठीक है, और ये कौन करते हैं? कुछ जीवाणु और कवक जो ऑक्सीजन आश्रित नहीं होते। देखो, सारे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सिवा कुछ जीवों के। और ऐसे कई जीव होते हैं, जीवाणु और कवक, जो ऑक्सीजन पर आश्रित नहीं होते, लेकिन उनमें एक खास रासायनिक अभिक्रिया चल सकती है। और उसकी खासियत यह है कि ये रासायनिक अभिक्रिया कार्बनिक रसायनों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देगी। एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इन सबको अलाइन कर दूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हो गया कि अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड की जो संरचना होती है वो थोड़ी ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है अमीनो एसिड की संरचना। इसमें अमोनिया होता है, ठीक है ना? ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। अब गौर से देखो तो इसमें अमोनिया होता है, राइट? इसमें कार्बनिक एसिड का ग्रुप होता है, ठीक है। और इसमें एक आर ग्रुप होता है, जो एक हाइड्रोकार्बन हो सकता है और एक हाइड्रोजन होता है। अगर इसका अपघटन करके आप अमोनिया निकाल दो, तो ये क्या हुआ? अमीनो एसिड से अमोनिया निकालने की क्रिया जो है वो खनिजीकरण कहलाती है, क्योंकि अमोनिया एक अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे नाइट्रोबैक्टर, जाके प्रीलिम का क्वेश्चन देख लेना, पूछा हुआ है ये।
नाइट्रोजोमोनस, डिसल्फोविब्रियो। तो एग्जाम्पल भी वही दूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, अगर कभी कोई और एग्जाम्पल आएगा तो 99% संभावना है इन एग्जाम्पल्स के आने की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम, अजैविक, जैविक, और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी आप लोगों ने सीखे। ठीक है, अब अगले वाले में, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ मैटर, पिरामिड, फूड वेब, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो, और लास्ट में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आज अब 1 ही 2 मिनट रह गया है, तो अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पे अब स्टॉप करेंगे, और अब हम लोग अगली क्लास में प्रोसेसेस एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख करके इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अब फंडामेंटल्स को हम क्लोज करने की ही स्थिति में आ गए हैं, और अब उसके बाद अप्लाइड टॉपिक पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी 2-3 क्लासेस और हैं फंडामेंटल के लिए। तो चलिए, आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। अब आप लोग खाना खाइए, थोड़ा आराम करिए, और उसके बाद फिर रिवीजन अध्ययन में जुड़ जाइए। गुड बाय।